हैं। तो अब आज आपको चाणक्य मिल गए हैं। चाणक्य मिल गए। चाणक्य पालीवाल जी। मेरा नाम भी। अच्छा, साइलेंट में। पालीवाल जी किसी टाइम मेरे स्टूडेंट रहे हुए। कई आएंगे तुम्हारे को स्टूडेंट, मेरे कम से कम 3 से 4 आएंगे जो पढ़ाने के लिए। पालीवाल जी हैं, उधर कुछ पॉलिटी का पोर्शन आएगा तुम्हारे, वो कुलदीप जी हैं। हाँ को, और टीचिंग मेथड में भी आएंगे तुम्हारे, बाजिया जी है ना। फिर एक तुम्हारे कंप्यूटर का भी होता है, उसमें जैसे ईश्वर जी वगैरह है, ये सारे। तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है। समझ गए। हाँ, किन की? पालीवाल जी। हाँ, वो पढ़े हुए। तो 30 मार्च से 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को सबसे पहले कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? 20। शर्त रखी थी शास्त्री जी ने कि प्रशासकीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और सबसे पहले कितने संभाग बनाए गए? 5। 5 संभाग बना दिए गए। अभी 5 संभाग जो आपको मैंने बता दिए ये, लेकिन अभी तक राजस्थान का पूरा एकीकरण नहीं हुआ था। एकीकरण चल रहा था। कितने चरणों में एकीकरण हुआ? 7 चरणों में एकीकरण। कि एक चरण में 9 करके कितने चरणों में होता है? 7। लास्ट में जैसा आपको मैं हम पहले भी बात करें, 1 नवंबर 1956 को अजमेर है, इसका एकीकरण। अजमेर क्या है कि ये पावरफुल था, शुरू से ही था ये, आज का नहीं है। कि क्योंकि एक तो बीच में था पहाड़ियों से घिरा हुआ मुगल काल, राजपूत काल, अंग्रेजों के शासन काल, सब में ही ये पावरफुल रहा, और ये बीच में था, ये विलय होने के लिए तैयार ही नहीं था। तो यहां बड़ा एक टेंशन था कि ये बीच में पाकिस्तान बन रहा है। हाँ, तो ये इसको मिलाना जरूरी था। तो साम दाम दंड भेद की नीति से 1 नवंबर 1956 को अजमेर है, यानी इसका क्या होता है? विलय। अजमेर की शर्त थी कि वो स्वतंत्र एक जिला होगा किसी, जैसे अब तक 25 जिले बना दिए गए थे राज्य में। कितने जिले? 25। कि उन 25 में से ये नहीं कि किसी भी जिले में ले जाकर के अजमेर को मिला दिया, तो अजमेर का तो नाम ही गायब। अजमेर तो एक उपखंड बन के रह जाएगा, तहसील बन के रह जाएगी। नहीं, कि ऐसा नहीं होगा, अजमेर को जिला बनाना पड़ेगा। माननी जरूरी थी ना, कोई इलाज नहीं था, बीच में पाकिस्तान हो रहा था ना। तो इसलिए इसको कौन सा जिला बनाया गया? 26। फिर एक शर्त और रख दी कि अजमेर को संभाग भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अब तक कितने संभाग थे? इसलिए अजमेर को आपको क्या बनाना होगा? संभाग बनाना होगा। कि ठीक है, तेरी तो बात रखेंगे, लेकिन संभाग बनाना इतना आसान नहीं था, लंबी प्रोसेस थी। कि ठीक है बनाएंगे, तो क्या लंबी प्रोसेस है? जिस दिन आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी उस दिन आ जाना, उस दिन ही मिलेंगे क्या? फिर हाँ, क्या नहीं तो आ तो सही करते हैं तेरा का। तो इसलिए इसके साथ यानी ये हाँ की गई कि बिल्कुल तेरे को संभाग भी बनाएंगे और जिला। जिला तो इसको 26वां बना दिया गया। और इसी समय एक संभाग था जयपुर संभाग। इस जयपुर संभाग का नाम अजमेर संभाग कर दिया गया कि ये संभाग बन गया, तेरा नाम नहीं मिटने देंगे। जयपुर संभाग बनाया नहीं गया है, क्या किया गया? जयपुर संभाग का नाम क्या कर दिया गया? अजमेर संभाग। और खुश करने के लिए कई काम करने पड़े, एक काम नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी उसका रीजनल सेंटर, रीजनल कॉलेज है ना। हाँ, रीजनल सेंटर। सीबीएसई के जो रिजल्ट आते हैं अपने राजस्थान के, उसका बोर्ड भी यहां पर, उसका रीजनल सेंटर जिसको अपन कहते हैं, वो यहां पर है। राजस्व मंडल, आरपीएससी वगैरह कई सारी चीजें उसमें क्या है, उसको दी गई। तभी तो आज कार्यालय बहुत ज्यादा है।
अजमेर। तो ऐसा करके जयपुर संभाग का नाम क्या कर दिया गया, अजमेर। सुखाड़िया जी ये सारी देख ही रहे थे प्रोसेस। सुखाड़िया जिनका एक बार तो मिल जा, बाद में देखते हैं क्या है। और ये चीज फिर देखा कि ये संभागीय आयुक्त हैं और कोई जनता को डायरेक्ट सीधा लाभ हो नहीं रहा और सरकार पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। संभागीय आयुक्त क्या है कि सीनियर आईएएस होता है, जिसके नीचे बाकी आईएएस उससे नीचे होते हैं। आरएएस को तो वो कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि बस कोई चपड़ासी टाइप का ऐसा व्यवहार करते हैं आरएएस के साथ। हाँ, आईएएस नहीं कभी तवज्जो देता ही नहीं है। और उस समय आरएएस की जब आईएएस से मुलाकात होती है तो वो हिलने लग जाता है एकदम से, वो कि वो होशियार तो होते ही है यार। आईएएस फिर पद उनके पास ऊंचा है और जाते शोर झाड़ेंगे, शोर का चाहे बिल्कुल बहुत अच्छा काम करके लेके गया कितना ही अच्छा, लेकिन उसको हमेशा डरा करके रखना जरूरी है ना, जाते ही धमकाएंगे वो। तो ये सारे लोग, तो इसका मतलब उसके पास में यानी ब्यूरोक्रेट्स का एक पूरा ढांचा हो गया। फिर भी कोई काम नहीं हो रहा था तो सुखाड़िया साहब ने इस पे एक पूरा अध्ययन किया और अप्रैल 1962 में कि समस्या को ही खत्म कर देते हैं। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मैं 24 अप्रैल 1962, इसको अप्रैल 1962 अपन लिखते हैं। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया, मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको सुखाड़िया सरकार कहते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता। अब तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है मुख्यमंत्री का, सबसे लंबे कार्यकाल तक क्या रहे हैं ये, मुख्यमंत्री रहे। 17-18 साल रहे हैं शायद, 15 साल तो अपने सीएम साहब ही रह जाएंगे, है ना। तो ये इनका जो लंबा कार्यकाल है यानी ये रहा है। तो ये इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा। और जब तक ये सत्ता में रहे तब तक इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर ही रखा, वापस शुरू नहीं की। ये भी पढ़ रहे हैं ऊपर। हाँ, तो अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया, मोहनलाल सुखाड़िया। शुरू किसने किया था, हीरालाल शास्त्री। अब इनके जैसे लगातार 17 साल तक रहे तो विपक्ष में धीरे धीरे मुद्दा बढ़ना शुरू हो गया कि इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया, ब्यूरोक्रेट्स की भी नहीं चल रही है, ये मतलब ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया। और यानी जो जनवरी 1987 में पहले ही चुनावी मुद्दा रखा गया था कि हमारी सरकार बनती है हरिदेव जोशी की तो संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाएगा, आपको पुनः हम संभाग देंगे। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कि पुनः संभागीय जो व्यवस्था है यानी उस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने का काम किसने किया, हरिदेव जोशी। हाँ, पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया और ये पुनः शुरू करने का काम किसने किया, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः, यही क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है, आरएस प्रीलिम्स में। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया और पुनः शुरू किसने किया, दो नाम लिखने थे। समाप्त किसने किया और पुनः शुरू किसने किया, हीरालाल शास्त्री ने। पुनः में कौन आएंगे, हरिदेव। और एक समस्या का समाधान और कर दिया यहां पर उन्होंने, अजमेर संभाग की स्थापना कर दी। इसका मतलब संभागों की संख्या कितनी होगी, 6। अब तक कितने संभाग थे, 5 थे। जयपुर संभाग को उसका नाम वापस दे दिया और नया संभाग कौन सा बना दिया गया, अजमेर। पिछली बार अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था अजमेर संभाग की स्थापना कब हुई, तो स्थापना वो ये जनवरी 1987। वो नहीं लिखेंगे, वो तो क्या जयपुर संभाग का नाम अजमेर संभाग कब किया गया, तो वो कब किया गया था, 1956। 1 नवंबर को नहीं किया, उसमें भी एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के जजमेंट के आधार पर सारा निर्णय लिया गया, कई दिन लगे थे, है ना।
तो यही 6 संभाग, 6वां संभाग जनवरी यानी 1987 में 6ठे संभाग के रूप में कौन सा आता है? अजमेर। अब भी वापस बताओ जिले कितने हो गए अब? कितने? यहां 26 थोड़ी थे, 27 हो गए ना। धौलपुर भी तो बन गया था। धौलपुर कब बना? 1952। हम बात कर रहे हैं कब की? 1987। तो जिलों की संख्या कितनी होगी? 27। फिर इस चीज चलते रहे, जिलों की संख्या 32 तक पहुंच गई। पूर्वी राजस्थान आज भी यही है कि जैसे पूर्वी राजस्थान की जनता का मूड किस प्रकार का, उसी पर निर्भर सरकार करती है। राजस्थान में जो सरकार बनती है वो निर्भर करती है पूर्वी राजस्थान। उधर क्या सीटें भी ज्यादा है, जनसंख्या भी क्या है? ज्यादा है, तो सीटें भी क्या है? ज्यादा। पूर्वी राजस्थान के लोगों का झुकाव जिस तरफ हो गया, मान के चलिएगा कि वो ही क्या आएंगे? सत्ता में। और इसीलिए उधर के 2 कद्दावर नेता हैं, वसुंधरा जी और पायलट साहब। दोनों कद्दावर पूर्वी राजस्थान में पकड़ उन्हीं की है। सीएम साहब ने भी आपने देखा होगा एक विशेष रूप से एक नाम सबसे ज्यादा लिया है, ईआरसीपी। नाम सुना? बार बार ईआर, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी। या और गजेंद्र सिंह जी को सबसे ज्यादा कोसा उस पर। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां गजेंद्र सिंह जी को उन्होंने कोसा नहीं, ईआरसीपी का नाम नहीं लिया। भयंकर या एकदम पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ईआरसीपी मुद्दा कौन से राजस्थान का है? पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान के लोगों को देखो, मैं आपके लिए ईआरसीपी बनाने के लिए तैयार हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका यहां का ही राजस्थान का ये क्या है? जल संसाधन शक्ति मंत्री है, और वो आपके लिए ईआरसीपी क्या है? राष्ट्रीय योजना का दर्जा, उसका काम शुरू नहीं करवा पाया। और सबसे बड़ी बात, उसी सरकार की ईआरसीपी क्या की गई थी? शुरू की गई थी, और उन्होंने क्या कर दिया? इसको बंद कर। ऐसे सीएम साहब पीछे पड़े। वैसे तो मुद्दा सही भी है, उनका कोई गलत नहीं है भाई। आपके नेता हैं, सांसद आपने बना करके, वो भी जल संसाधन मंत्री हैं, और फिर अपनी ईआरसीपी है यानी वो चालू नहीं हो। तो पूर्वी राजस्थान के लोगों का वसुंधरा जी ने कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को कहा कि आपका सबसे बड़ा योगदान आजादी के यानी आंदोलन में भी रहा, मुगल काल में भी आपका आंदोलन रहा, लेकिन आजादी के बाद में आपको कुछ नहीं मिला। जनता को इतना ही कहना होता, कुछ नहीं मिला। हां, 70 साल में कुछ ही नहीं मिला। हम तो बिल्कुल भूखे ही थे। तभी तो आपको मैं कह रहा था ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होता जो निष्पक्ष होता है। आप पक्ष में होकर के कभी नहीं पढ़ सकते। आपको पढ़ाई करनी होगी तो आपके जैसे सिलेबस में मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है। जब आप निष्पक्ष हो जाएंगे तो ही आप क्या है वो याद हो पाएंगे, नहीं तो याद ही नहीं पाएंगे। एक से तो आपकी नफरत रहेगी हमेशा ही, तो वो तो कभी जिंदगी में याद ही नहीं होगा, और नफरत वाले के क्यों सुना जाएंगे। अपन जब निष्पक्ष होंगे कि जो अच्छा किया उसके लिए अच्छा बोलेंगे, जो बुरा किया उसके लिए हम क्या बोलेंगे? आज देखिए तो जैसे हमारे देश को आगे पहुंचाने में बड़ा योगदान गडकरी साहब का है, नितिन गडकरी का अपने लिए तो सबसे बड़ा योगदान है, अटल जी का अपने लिए सबसे बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होते तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही नहीं होती तो अपन गांव में वही है, 5वीं तक पढ़ते मस्त रहते। हाँ, छोरियों के लिए घरवाले यही कहते हैं कि 5वीं तक पढ़ लेगी, लेटर आएगी तो पढ़ लेगी, वापस दे देगी वो जवाब, बस इतना ही रह पाते। बस 8वीं तक पढ़ते तो वो अटल जी ने काम किया ना। गडकरी साहब उस समय भी परिवहन मंत्री थे, जोड़ा उसमें। तो जिसने काम किया उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा, वो था ना। तो ये निष्पक्ष रूप में आप कह सकते हैं, वो था। तो वसुंधरा जी ने भी क्या है कि पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए क्या है कि यानी काम किया। और पूर्वी राजस्थान में यह विशेष रूप से क्या है कि पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं उनको कहा कि आपको कुछ नहीं मिला। तो लोगों ने कहा हाँ नहीं मिला। तो क्या आप क्या दोगे? कि माते संभाग दूंगी तुम्हें। उन्होंने सोचा संभाग देते पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, हम तो क्या से क्या हो जाएंगे। हाँ, और मैडम ने जो वादा किया वो किया। 4 जून 2005 को आते ही उन्होंने क्या है भरतपुर संभाग की घोषणा कर दी।
कौन सा संभाग बना दिया? भरतपुर संभाग किसने बनाया? वसुंधरा जी। काम किया, ऐसी बात नहीं है, कई इनके काम बहुत अच्छे हुए हैं। तो वसुंधरा जी है, यानी उनके द्वारा 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बना दिया आता है? भरतपुर। संभागों की संख्या कितनी होगी? 7। जिलों की संख्या 32, इस समय 32 ही है। इसके ये 7 संभाग थे। इसके बाद 7 अगस्त 2023 को वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, जो अशोक जी हैं, यानी इनके द्वारा 3 संभाग और बना दिए गए। कहानी तो पूरी पहले बता दी तारीख है आपको कब का, लेकिन ये विधिवत रूप से 3 और कौन से बना दिए आते हैं? पाली, सीकर और कौन सा? बांसवाड़ा। इस प्रकार से संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10। जिले कितने हो गए? 50। संभागीय ढांचा भी बदल गया है, केवल एक संभाग में परिवर्तन नहीं हुआ, कोटा संभाग। कोटा संभाग पहले 4 जिलों वाला था, आज भी 4 जिलों वाला, वही जिले हैं, बाकी सबके जिलों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इस प्रकार संभागों की संख्या है वो हम कहेंगे कि कितनी होगी? 10। और जिले कितने हो गए? 50। तो ये संभागीय व्यवस्था है, यानी यहां से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया आता है? मनोनीत मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? और इन्होंने प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए सबसे पहले कितने संभाग बनाए? कितने बनाए? यानी 5 संभाग बनाए। तो लिखिए आप, डॉक्टर श्रेष्ठी कह रहे हैं कि लंबे समय के मुख्यमंत्री कौन है? लंबे समय के मोहनलाल सुखाड़ी। हाँ, सुखाड़िया जी हैं ये। तो लिखिएगा आप, कभी भी आप जब भी पढ़ते हो तो दूसरों की भावनाओं में आकर के किसी भी नेता को गाली नहीं निकालनी चाहिए। समझ रही बात? कभी भी नहीं। इसका मतलब आपने निकाला है तो आपके मन से आपने नहीं निकाली, आपके दिमाग पे किसी दूसरे ने कंट्रोल कर लिया, कब्जे में ले लिया, आपको पता ही नहीं चला। आपको क्या है? कठपुतली बना चुका है। आपको खुद को अब समझ है अपने में, खुद में, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वोट वाली बात भी वही है, आपकी समझ है, दबाव भी किसी में नहीं है, अपनी समझ के हिसाब से क्या है देना चाहिए। घरवाले किसी को दे, आपको कौन अच्छा लग रहा है किस हिसाब का, ये तो अपनी खुद की बुद्धि को विकसित करना है। ये नहीं कि दोस्त ने कह दिया ऐसा, दोस्त को कह दे हाँ बिल्कुल तो कह रहा है वैसा ही करेंगे। सुनो सबकी, करो मन की, है ना ये। तो लिखिएगा आप, सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को, सर्वप्रथम 30 मार्च से 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का, बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया। बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्होंने प्रशासकीय विकेंद्रीकरण है, इन्होंने प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए 5 संभाग बनाए।
5 संभागे बनाए। पांचों नाम लिख लो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। कितने संभाग बना दिए? 5। अब इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या होता है? पूर्ण एकीकरण। अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया? 26। और जयपुर संभाग का नाम क्या कर दिया आता है? अजमेर। तो लिखो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। पूर्ण एकीकरण हुआ। अजमेर को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। कि अजमेर को कौन सा जिला बनाया आता है? यही 26वां जिला बनाया गया। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि जयपुर संभाग का नाम क्या किया आता है? अजमेर। तो लिखो जयपुर संभाग का नाम जयपुर संभाग का नाम अजमेर संभाग किया गया। कि जयपुर संभाग है उसका नाम क्या कर दिया आता है? अजमेर संभाग। अब बताओ कि ये संभागीय व्यवस्था है, यानी कब तक रहती है? यानी इसको समाप्त करने का काम किसने किया? अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? सुखाड़िया जो सरकार है, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? तो अगला जैसे अपन ने लिखा, लिखो अप्रैल 1962 में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त। तो ये जो सारी आपको ध्यान रखना है। अब ये जब तक सत्ता में रहे तब तक इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या नहीं किया? शुरू नहीं। मतलब जो अजमेर को संभाग नहीं बनाया गया, जयपुर संभाग का नाम ही क्या किया गया? अजमेर। इसके लिए क्या है कि एक रिपोर्ट थी जो मेरे को मिल गई अब है, उसमें अजमेर जिले का प्रशासनिक पुनर्गठन ये 1 नवंबर 1956 को, और कौन सा जिला बनाया गया? 26वां। 1 दिसंबर 1956 को जयपुर जिले में, कि एक जो जिला अपन देख रहे हैं कि कौन सा हो गया, यानी जो जयपुर जिला आता है, जयपुर जिले में सम्मिलित पूर्ववर्ती किशनगढ़ रियासत अजमेर जिले में क्या कर दी जाती है? सम्मिलित कर दिया। किशनगढ़ आता है ना, तो उसको ये, और किशनगढ़ उस समय 4 तहसीलें, रूपनगढ़, अराई और सरवाड़, फिर क्या करते हैं? कैपिटल इंक्वायरी बिठा दी जाती।
राजधानी वाली कैपिटल इंक्वायरी, क्योंकि उसको भी बनाना था। और 11 जून 1956 को सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में कैपिटल इंक्वायरी, पहले से विलय करना था ना 1 नवंबर को, तो ये इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रखा गया। वो जो यहाँ रियासत थी ना, उन्होंने पूरी शर्तें रखी, पहले हमारे करोगे क्या क्या। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, यानी कैपिटल इंक्वायरी के तहत 11 जून 1956 को 4 दिसंबर 1957 को पारित शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। आरबीएसई बोर्ड आता है ना, इसकी स्थापना की गई। 1956 में अजमेर जिले को जयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया और जयपुर संभाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, अजमेर संभाग किया। उसी में था, लेकिन शर्त थी कि नहीं, नाम हमारा ही रहना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, जयपुर संभाग है। तो जयपुर संभाग से नाम क्या कर दिया गया, अजमेर। ये 1956 है, यानी इसमें तो कई सारे इसके लिए क्या है कि यानी कार्य यानी किए गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो ये मैंने यहां पर बताया कि ये जयपुर संभाग है, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग का नाम क्या किया गया था, अजमेर। मिलाया उसी में गया था, लेकिन नाम कह दिया कि देख तेरा ही है भाई साहब, है ना। जयपुर संभाग का नाम क्या कर दिया गया, अजमेर। फिर ये समस्या का समाधान के ये फिर वो उधर जयपुर वाले आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारा संभाग कैसे ले लिया आपने। तो उनको आश्वासन देते रहे कि ये खत्म ही करो नहीं समस्या को। तो इन्होंने, सुकाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, तो अप्रैल 1962 में लिख लिया का आपने, हाँ, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुकाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को क्या किया, शुरू। और अजमेर को कौन सा संभाग बना दिया गया, छठा सा। तो लिखो जनवरी 1987 में, 26 जनवरी है, हाँ, जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। अजमेर को छठा संभाग, अजमेर को छठा संभाग बना दिया गया। समझ गए, मतलब ये 24 अप्रैल थी, ये 26 जनवरी का समय था। मैंने ऐसे डायरेक्ट इस तरीके से लिखा है, तारीखों के फेर में नहीं पड़े ज्यादा ना। तो अब इसके बाद ये सारी जो आप देख रहे हैं कि 6 संभाग हो गए। अगला 4 जून 2005 को पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी है, यानी इन्होंने भरतपुर संभाग है, यानी इसकी क्या कर दी, घोषणा, मतलब बना दिया था। तो लिखो 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने भरतपुर संभाग की घोषणा की। भरतपुर संभाग की घोषणा की। 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने
अशोक गहलोत जी ने। पाली, सीकर, बांसवाड़ा, पाली, सीकरे, बांसवाड़ा संभाग का विधिवत शुभारंभ करवाया। विधिवत शुभारंभ करवाया। कि विधिवत क्या करवा दिया? शुभारंभ। तो इस प्रकार से बताइए संभागों की संख्या कितनी हुई? कितने हो गए? 10। अब उन 10 संभागों में अपन देखते हैं कि 3 नए संभाग बनाए गए, सीकर, पाली और कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। तो जिले बदल गए। अपने को पूछा जा, कुछ जिले ऐसे होंगे बड़े महत्वपूर्ण होंगे, जैसे भीलवाड़ा कौन से संभाग में आता है? अजमेर में नहीं है, कौन से में? उदयपुर संभाग है। तो सीधा सा अपनी आदत में पड़ा हुआ है कि कौन सा? तो सबसे पहले जैसे हमने संभाग, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में पहले 5 जिले हुआ करते थे। जयपुर भी था, सीकर भी था। भाई पहले जो 5 जिले जयपुर संभाग है, यानी इसमें कौन कौन से हुआ करते थे? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और कौन सा था? दौसा। ये 5 जिले थे। अब देखिएगा जिलों की संख्या कितनी होगी? 7, जिसमें जयपुर भी है, दूदू, बैरोड, कोटपूतली है, दौसा है, खेरतल, अलवर और कौन सा हो गया? जयपुरी ग्रामीण। इस प्रकार से यानी जिलों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। इसका मतलब इसमें से कौन से जिलों को हटा दिया गया? सीकर और कौन सा आता है? झुंझुनू। और इसी से एक नया संभाग अस्तित्व में आता है, जिसमें कौन सा हो गया? सीकर, झुंझुनू, चूरू और चूरू पहले इस संभाग में नहीं था, बीकानेर संभाग में आता था। तो नंबर 1 लिखिए आप, जयपुर संभाग, 7 जिले। जयपुर संभाग 7 जिले। कि जयपुर संभाग है, इसमें जिलों की संख्या कितनी आती है? 7। अब जैसे 7 जिले कौन कौन से हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि 7 जिले जो आएंगे, नंबर 1 सबसे पहले बताइए कौन सा हो गया? जयपुरी ग्रामीण। और जयपुर कौन सा हो गया? शहर। इसके साथ में ही दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि और जो जिला आ रहा है यानी कौन कौन से हैं, तो इसी में जैसे, चलो इसमें अपन लिख नहीं पाएंगे, बहुत छोटा है ये, इसी में आपको दिखा देता हूं। तो जो जिले आ रहे हैं यानी वो कौन कौन से आ रहे हैं, तो यानी जो 7 जिले हैं, सबसे पहले मुख्यालय कौन सा होगा? जयपुर। और अगला जयपुरी ग्रामीण। दूसरा कौन, तीसरा कौन सा होगा? दूदू। चौथा कौन सा हो गया? पांचवा, छठवां खेरतल, तीजा, और 7वां कौन सा हो गया? कोट। इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना कि ये एक जो संभाग है, जिसको हम ये कहेंगे कि कौन सा संभाग हो गया? जयपुर। जयपुर संभाग। तो नंबर 1 लिखिए आप, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग है, इसमें जिलों की संख्या लिख लो आप 7। पहले वाले लिखने की जरूरत नहीं है ना, पहले से आपको मैंने बता दिया कि 5 हुआ करते थे, जिसमें जयपुर भी था, सीकर भी हुआ करता था, झुंझुनू है, ये भी था।
ये पूर्ववर्ती स्थिति में था। जयपुर, दूदू, बैरोड, कोटपूतली, दौसा, खेरतल, तिजारा। हाँ, खेरतल तिजारा है। जयपुरे ग्रामीण है, यानी इसका भी जो क्षेत्र आता है। अलवर, जयपुरे ग्रामीण। अगला देखो कौन सा संभाग हुआ? सीकर। सीकर में बताओ जिलों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, ये नया संभाग है, पहले नहीं था। सीकर, झुंझुनू, चूरू और कौन सा आता है? नीमका थाना। ये चार जो जिले आते हैं इसमें। तो यहां पर जैसे सीकर जो संभाग है, यानी इसके बारे में हम देखें कि कौन कौन से जो जिले सीकर संभाग है यानी इसमें आ रहे हैं। तो जैसे कि जयपुर संभाग के बारे में हमने लिखा, तो ये तो जैसे जयपुर संभाग का क्षेत्र था, ये जयपुर संभाग। अब अगला है यही जो संभाग कौन सा हो गया? सीकर। बताइए सीकर संभाग में जिलों की संख्या कितनी आती है? चार कौन कौन से हैं? सीकर भी है, इसके साथ में कौन सा आता है? चूरू, झुंझुनू और नीमका। संभागों की संख्या कितनी है? वही दूसरी। और दूसरे में आपको सीकर संभाग, सीकर संभाग में कितने जिले लिखने हैं? चार। तो लिखो सीकर संभाग 4 जिले लिखिए। हाँ, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना, ये नया संभाग हो गया। फिर देखिए अगला जो संभाग आता है बीकानेर। बीकानेर में पहले भी 4 जिले हुआ करते थे, पूर्ववर्ती में कौन से थे? बीकानेर था, इसके साथ में गंगानगर हुआ करता था। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़ था और चूरू। ये 4 जिले पूर्ववर्ती थे। वर्तमान में भी 4 ही जिले हैं, लेकिन बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू के स्थान पर कौन सा जिला है? अनूपगढ़। तो लिखिए बीकानेर संभाग 4 जिले। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। ये जो 4 जिले आपको ध्यान रखना है, यही कौन से जो संभाग में आते हैं? बीकानेरी संभाग। ठीक है। अब बीकानेर संभाग में 4 जो जिले हैं, अगला जैसे यहां पर हम देखें कि ये बीकानेर संभाग, ये है बीकानेर संभाग का भाग, ये चारों जिले आते हैं। बीकानेर संभाग हो गया। अभी बीकानेर संभाग के बाद अगला जो संभाग है, यानी ये हम देखें कि जो नेक्स्ट हमारा जो संभाग आता है, यानी कौन सा हो गया? अजमेर। अजमेर संभाग में पहले 4 ही जिले थे। 4 कौन कौन से आते थे? अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और कौन सा था? टोंक। अब देखिएगा अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 7, जिसमें अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। भीलवाड़ा से जो अलग हुआ है, शाहपुरा कौन से संभाग में आता है? तो शाहपुरा कौन से संभाग में हो गया? अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में लिखिएगा आप 7 जिले। हाँ, अजमेर संभाग है, इसमें जिलों की संख्या कितनी होगी? 7। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौरी, डीडवाना, कुचामन,
डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा। कितने जिले हो गए? 7। अब जैसे इन 7 जिलों में हम देखें कि कौन कौन से जो 7 जिले आ रहे हैं, तो यहां पर ही 7 जिले, ये अजमेर संभाग है। कौन सा संभाग हो गया? अजमेर। तो डीडवाना भी है, नागौर भी आता है। बताइए ब्यावर है या नहीं है? ब्यावर। केकड़ी, शाहपुरा, क्या भीलवाड़ा है? टोंक है कि नहीं है? सवाई माधोपुर नहीं है। तो ये अजमेर संभाग का क्षेत्र आता है, यही अजमेर संभाग के। अभी अजमेर संभाग के बाद अगला देखिएगा कौन सा संभाग हो गया? भरतपुर। भरतपुर संभाग में पहले 4 ही जिले थे, यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तो है। डीग और कौन सा आता है? गंगापुरी सिटी। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डी, गंगापुर सिटी और कौन सा आता है? सवाई माधोपुर। अगला कोटा संभाग, जैसा है उसी प्रकार का है। तो यहां पहले अपन भरतपुर संभाग के बारे में देखते हैं। ये भरतपुर संभाग का क्षेत्र है। ये 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग। जो 4 क्या, जैसे डीग है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली और सही। कितने जिले हो गए? 6 जिले आते हैं। इसके बाद अगला जो संभाग है, यानी उस संभाग का नाम हम लिख रहे हैं, कौन सा आता है? कोटा। बताइए कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी आती है? कि 4 जिले हैं, यानी वो कौन से संभाग में आते हैं? यानी कोटा संभाग है, उस कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी आती है? 4। तो लिखिए आप कोटा संभाग। हाँ, कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 4 लिख लिया ना? हाँ, तो ये कोटा जो संभाग है इसे। अभी कोटा संभाग के बाद अगला जोधपुर संभाग की बात कर लेते हैं। पहले जोधपुर संभाग में 6 जिले थे। पहले कौन कौन सा हुआ करता था? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और कौन सा था? सिरोही। ये पूर्ववर्ती ये थे, लेकिन पाली को तो अब संभाग बना दिया गया। जिले वही, इसमें भी कितने हैं? 6, लेकिन जिले अलग हो गए। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और कौन सा हो गया? जोधपुरी ग्रामीण। तो लिखिए जोधपुरी। हाँ, कि जोधपुर है, इसमें आप जिले लिखिए 6, जोधपुर, फलोदी, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। हाँ, ये जो जोधपुर संभाग आता है, और ये जोधपुर संभाग में हम देखें कि
ये जैसे जोधपुर संभाग है, और जोधपुर जो संभाग है यही इसमें ये पूरा जो भाग जोधपुर संभाग, जोधपुर बाड़मेर है या नहीं है इसमें? क्या सांचौर है? बालोतरा है। ये पहले भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था, और अब भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा आ रहा है? जोधपुर। जोधपुर से एक संभाग बनता है, उस संभाग का नाम रखा आता है कौन सा? पाली। बताइए पाली संभाग में जिलों की संख्या कितनी आती है? 4 जिले आते हैं, पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। तो ये यहां पर जो अगला जो संभाग है, यानी ये आपको लिखना है पाली संभाग, नया संभाग है, और इसमें 4 जिले पाली, जालोर, हाँ, सिरोही और सांचौर। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। हाँ, कि पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। इसके बाद अगला संभाग कौन सा आता है? उदयपुर। उदयपुर में पहले 6 जिले हुआ करते थे, जिसमें उदयपुर भी था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और कौन सा था? राजसमंद। इस प्रकार के जिले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, इसमें जिलों की संख्या कितनी आती है? 5। 5 कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। हाँ, 5 जिले, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। लिख लिया? अब जैसे ये उदयपुर संभाग, ये उदयपुर जो संभाग का क्षेत्र है, कि उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। इसके बाद में यहां एक नया संभाग बनता है, और उस संभाग का नाम क्या आता है? बांसवाड़ा, जिस एकमात्र 3 जिलों वाला संभाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कौन सा हो गया? प्रताप। तो नया जो संभाग, ये भी बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा जो संभाग है, यही इसकी ये स्थिति अपन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कौन सा हो गया? पर। इसका मतलब किसी समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा भरतपुर संभाग लिखा करते थे, अब सबसे छोटा कौन सा हो गया? बांसवाड़ा, है ना? हाँ, तो बांसवाड़ा में 3 जिले लिख लीजिए, बांसवाड़ा, हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब बताइए संभागों की संख्या कितनी होगी? 10। बीच में संभाग अजमेर है। पहले अजमेर सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करता था, क्या वर्तमान में सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करता है? नहीं करता। कौन से कोई नहीं कर रहा है? बांसवाड़ा की सीमा को स्पर्श नहीं। हाँ, उत्तर में स्थित पूर्व, पश्चिम, ये सारी जो संभागीय व्यवस्था है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है जिलों का जो गठन किस प्रकार से, कैसे, यानी इनका जो गठन किया गया है। तो ये हमारे राजस्थान में कितने संभाग हो गए? 10 संभाग है, और 10 संभाग के साथ ही जिलों की संख्या कितनी है? यही 50 जिले आते हैं। 10 संभाग हैं और 50 जिले हो गए। तो ये हमारा जो राजस्थान का भौगोलिक स्थिति विस्तार है और जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, फिलहाल इनमें क्या है कि इस तरह की स्थिति है। आगे हो सकता है इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन आंशिक परिवर्तन कुछ किया जा सकता है।
ज्यादा नहीं, कोई बाई चांस कोई आंशिक परिवर्तन, क्योंकि अभी चल रही है पूरी प्रोसेस है ना। विधिवत स्थापना दिवस ही बना है, लेकिन कई बार कई एसडीएम को और तहसीलदारों के भी दिक्कत हो रही कि मैं कौन से के क्षेत्र में, जैसे तुम में से भी कईयों की दिक्कत हो रही है ना कि सर मैं कौन से जिले में हूँ पता ही नहीं चल पा रहा है ना, कईयों की ऐसी स्थिति हो रही है। तो वही बात है। हाँ, जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये कोई कौन सा मेवल, क्या पता कौन सा गांव, लिख रहा था कि ये सर बताओ ये चूरू, ये क्या जयपुर में है दुद्दू में है, वो उस गांव का है, उस वो तनाव में आ रहा है कि मैं दुद्दू में हूँ जयपुर में हूँ के तो हो जाता है कई बार। हाँ। तो ये टोटल जो संभागीय व्यवस्था है, यानी इसके बारे में अपन ने लिखा कि किस प्रकार से जो संभाग वगैरह हैं यानी इनका हमारे निर्धारण। तो ये धन्यवाद के साथ लास्ट में धन्यवाद दिया है आपको, वही था ना। हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अब धन्यवाद के बाद एक सीट खाली इसीलिए छोड़ी गई थी कि इसमें हम और कुछ लिख सकते हैं, धन्यवाद आगे भी किसका सकते हैं। हाँ, ये सरकार की सीट है, अपनी तो अब आएगी नई सीट, ये अपने वाली है, ये सरकारी सीट है खाली छोड़ी गई है, बीच में दिख रही है तुम्हें थोड़ी सी लाइन। हाँ, ये धन्यवाद के बाद की है, ये धन्यवाद और धन्यवाद के बाद में ये है, वही था। अब इसके, हाँ, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा, बताओ कौन सा होगा? राजस्थान का भौतिकी प्रदेश है ना। तो भौतिक प्रदेश है, यही इसके बारे में अपन जो स्थलाकृतिक स्वरूप जिसको अपन लिखते हैं, जिसमें कई सारी जो स्थितियां हमें पढ़नी है, जैसे राजस्थान का भौतिक स्वरूप लिख देते हैं अपन। हाँ, इसके कई सब टॉपिक आपको मैंने लिखा रखे हैं। सबसे पहले इसमें वैभव पुरोहित की सरे जी जयपुर संभाग के नाम की चेंज होने की कोई ऐसा कुछ मेंशन कर ही नहीं रखा, रिपोर्ट में नहीं, उन्होंने 1956 ही लिखा है ना। तो यही है कि 1 नवंबर के बाद में उन्होंने किया है। तो राजस्थान का भौतिकी स्वरूप, जो अभी आपको मैं एक रिपोर्ट पढ़ के बता रहा था ना, वो सरकारी ऑफिशियल जो रिपोर्ट पुराने समय के जो कागज थे वो। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में हमें सबसे पहले शुरुआत है यानी भूआकृति से करनी होगी। जियोमोर्फोलॉजी जिसको अपन बोल देते हैं, भूआकृति। बताओ भूआकृति किसे कहते हैं? भूआकृति भी लिख सकते हो आप, स्थलाकृति भी, एक ही चीज है। और जियोमोर्फोलॉजी, इसका मतलब 3 शब्द लिखेंगे। 3 कौन कौन से? पर्वते, पठारे और कौन सा हो गया? मैदान। कि पर्वत, पठार और मैदान, इसको भूआकृति कहते हैं। अब बताओ हमारे राजस्थान में पर्वत है या नहीं? पठार भी है और मैदान भी, तीनों प्रकार की भूआकृति है ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, कवि सुवालिका लिखा है कि सर जी एक पेज छोड़े दे के हम भी, तुम भी छोड़ दो, तुम्हारे क्या है भूआकृति का मतलब पर्वत, पठार और कौन सा हो गया? मैदान। इसको क्या कहते हैं? भूआ। बताइए राजस्थान में पर्वत है या नहीं? पठार भी है और मैदान, इनको भूआकृति। अब देखो पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, इन सब का निर्धारण किया जाता है समुद्र तल से। हाँ, समुद्र तल से, मैन सी लेवल जिसको कहा जाता है, सी लेवल अपन कह देते हैं कि समुद्र तल है, यानी यहां से इनका क्या किया जाता है, यानी निर्धारण किया जाता है। कई बार तुम जैसे ट्रेन में यात्रा करते हो और रेलवे स्टेशन पे विशेष रूप से देखा होगा, इस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। देखा कभी? तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में यात्रा की? ट्रेन में? शाबाश। कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रेन में यात्रा ही नहीं की? 2 3, कई तो याद कर रहे हैं।
दो नहीं, लड़कों में सबने ट्रेन में यात्रा की है, ऐसे तो नहीं एक आता है कोई बच्चा, सबने किया। देखिए ये आ गया ना, ये इसने नहीं। ट्रेन में यात्रा करने से नहीं, भगवान पूछेगा तेरे को किस लिए भेजा था मैंने, है सारे संसाधनों का उपयोग नहीं करके आया, चल अब कीड़ा बन तू। हाँ, ट्रेन में यात्रा करने का सफर बड़ा शानदार होता है, यात्रा करनी चाहिए ट्रेन में, वही था ना सबसे सुंदर यात्रा है वही था ना। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई उनके, और जो विशेष रूप से आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पे ये लिखी हुई होती, बस स्टैंड पे देखी कभी आपने, एयरपोर्ट पे आप में से कोई गए होंगे बाई चांस, 99% ऐसे नहीं गए होंगे। हाँ, तो एयरपोर्ट पे भी ऐसी नहीं लिखी हुई होती, रेलवे स्टेशन है यानी इसी पे लिखी हुई होती है, जरूरी है वो लिख करके, क्योंकि आपको ये भी ध्यान है कि लोग आत्महत्या करते हैं तो कई बार ट्रैक के आगे कूद जाते हैं, तो वो जो पायलट लोको पायलट होता है उसको कोई मतलब नहीं आ रहा है तो आने दीजिए, सही सामने भैंस आ गई तो भैंस की भी एक भैंस की 4 भैंस हो जाएगी वही तो। हाँ, कट गई उससे तो कटती है वो फास्ट, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाए जा सकते। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से दिक्कत होती है कि पीछे के जो रेल के जो डिब्बे होते हैं ना, वो हो सकता है कि इंजन से भी आगे चले जाएं, वो बहुत कंट्रोल मरेगा श्योर, आ गया तो कोई इलाज नहीं है। इमरजेंसी ब्रेक भी लगाएगा तो वो एक साथ नहीं लगाएगा, उसको एक साथ लगाए तो गोड़ हो जाती है ट्रेन, वही था ना। अब समुद्र उसी पे क्यों लिखा हुआ होता है कि इसके पीछे ये ध्यान रखना है कि जैसे रेलगाड़ियां होती है लंबी दूरियां तय करती, छोटी दूरी तय नहीं करती है, और वो पर्वत पठार मैदान सब जगह यानी उनकी ट्रैक बिछाई हुई होते हैं। और आपको ध्यान है कि जैसे ये इंजन आगे आगे उसमें इंजन होता है, और जिससे वो बात है धुआं वगैरह निकाल, पीछे उसके डिब्बे जुड़े हुए है ना, वो जो सारे के सारे ऐसे डिब्बे हैं, खूब लंबा ये जो ट्रेनें होती है। अब इनका पूरा जो खींचने का काम कौन कर रहा है, यानी जो इंजन है यही खींचने का काम करेगा। अब ट्रेन की पटरियां हैं, पर्वतों पर भी है, पठार पे भी है और मैदान पे भी है, और सारे प्रदेशों की ऊंचाई क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है, इसलिए इस इंजन पे निर्भर करेगा कि उसको कितनी शक्ति लगानी है। जैसे मान लीजिएगा कि ट्रेन की जो पटरियां हैं ये इस प्रकार से चलते चलते ये आ गई, फिर इस तरीके से आ गई। अब ये अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो अब एकदम से उसको टीला, ट्रेन की पटरियों पे टीला देखा कभी आपने, दिखा कभी ऐसे पटरी दिखी आपको कभी, इस तरह घूमी हुई दिख जाएगी आपको, लेकिन ऐसे नहीं दिख, लेकिन ये इंजन पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हर रेलवे स्टेशन आता है, जैसे ऊंचाई आएगी तो उससे पहले ही यहां पर इंजन के सामने, यानी इसी तरफ जिस तरफ लोको पायलट बेटा पीले अक्षरों के अंदर लिखा हुआ होता है समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर होगी, 300। इसका मतलब वो पहले 150 से 200 के बीच, अब 300 मीटर आएगी। इस ऊंचाई को देख करके ही इंजन की गति क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर गति नहीं बढ़ाएगा तो ये बीच में ही लटक जाएगी, हाँ यही छुक 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 करती रहेगी। हाँ, अब मान लीजिए कि ये ट्रेन यहां पर आ गई और स्पीड वही चल रही है, यानी यहां पर ट्रेन आ, अब आगे बताइए क्या है, ढाल है। अगर जिस स्पीड से आ रही है अगर उसी स्पीड से चलेगी तो क्या स्थिति होगी, वो रेल वाले वो पीछे वाले डिब्बे इसके ऊपर से आके गिरेगी। इसलिए अब यानी यहां जैसे आ गया और यहां पर पहले लिख दिया गया समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर है, 200, वो ट्रेन के इंजन को क्या कर लेगा, कंट्रोल। इसलिए पूरे ट्रैक पे देखना जगह जगह छोटे छोटे पत्थरों पे भी 200, 300, 400, 150 ऐसे हर जगह, बड़े स्टेशन पे तो बड़ी है ही है, इसके अलावा जगह जगह वो लिखी हुई, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब उसको इंजन को क्या करना है, नियंत्रित करना है, इसलिए उस पे क्या है, यानी ये ऊंचाइयां लिखी हुई होती। जितने भी रेल के जो हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, ये इसी लापरवाही की वजह से होती है। समुद्र तल से ऊंचाई का ध्यान नहीं दिया, तब भी फिर जांच कमेटी बिठा दी जाती है, पूरा उस ट्रैक का अवलोकन किया जाता है कि कहां ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी और कहां पर इस आदमी ने नियंत्रण किया है, कहां पर नियंत्रण नहीं किया। वो ही नहीं है, इसके साथ में ट्रेनों पे वो फावड़ा कुदाली लिए हुए घूमते रहते हैं, है ना, जो उनको कौन से मेन बोलते हैं, तो हाँ, तो वो भी क्या, उनके भी हो सकता है कि कई बार ट्रैक को उन्होंने चेंज नहीं किया हो। ये इसलिए होता है इंजन की शक्ति को केंद्रित करने, नियंत्रित करने
ये रेलवे स्टेशन पर लिखी हुई बसें तो छोटी सी होती है, तो उसको तो वही बात, वहीं गियर चेंज किया और बूम से डाल देगा वही। इसका कोई गियर थोड़ी उखाड़ना थोड़ी है गियर। हाँ, पीछे कितनी बसें लगी हुई है पता है ना। हाँ, ये इस दूसरा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ट्रेन का डिब्बा है, या उस ट्रेन के डिब्बे में आपको ध्यान होना चाहिए पीछे क्रॉस लगा हुआ होता है। देखा कभी? पीछे पीछे का जो डिब्बा होता है उसके क्या लगा हुआ होता है? क्रॉस। कईयों में बड़ा क्रॉस होता है तो कईयों में छोटा क्रॉस। इतना छोटा भी नहीं होता, लेकिन आसानी से वो क्या होता है, दिख जाता है। वो क्रॉस क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है कि बिल्कुल ट्रेन सकुशल सारे डिब्बों को लेकर के जा रही है। वो एक ही डिब्बे के होता है, सबसे पीछे वाले के क्रॉस होता है, सारे डिब्बों के क्रॉस नहीं लगा। अगर ये क्रॉस नहीं है, इसका मतलब पीछे छोड़िए ही 2-4 डिब्बे। हाँ, पीछे वो फीलिंग ले रहे हैं कि चल रहे हैं। हाँ, इसलिए आप देखते हैं कि जब भी रेलवे स्टेशन से गुजरती है ट्रेन, तो वो लाल झंडी और हरी झंडी दिखाते हैं। इसके साथ में रात के समय देखा होगा वो बैटरी से ऐसे करते रहते हैं। तुम सोचते हो हमारे वाले डिब्बे में हमें चेक कर रहे, तुम्हें कोई चेक नहीं कर रहा है। हाँ, वो तुम सोच रहे कि ये नीचे ऐसे दे रहे हैं, नीचे नहीं है भाई, पंचर हो गई कि नहीं हो गई। पंचर का मतलब नहीं है, वो सीधा सा पीछे वाला उनको देखना है। क्रॉस मिल गया, इसका मतलब ट्रेन क्या है, वो थोड़ी है लोको पायलट आकर के बार बार जैसे खिड़की से देख रहा है कि है कौन पीछे वाला डिब्बा, उसको तो खुद को ही नहीं दिखता है। इसलिए हर स्टेशन पर ये देखा आता है, इस क्रॉस को ही देख के पता लग जाता है ट्रेन सकुशल है, सारे डिब्बे क्या है इसमें चल रहे हैं। तो ये इनके नियम होते हैं। ये अब हमारे ये जो उचावच अपन पढ़ लेंगे तो सबसे बड़ी चीज ये हो जाएगा कि ये नदी इस तरफ से इस तरफ क्यों बहती। दूसरा, आप समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हो और किस प्रदेश में आप जब यात्रा करोगे तो ऊंचाई पर जाओगे तो आपके उल्टी होने के चांसेस हैं, दम घुटने का चांसेस। उल्टियां कई यात्रा करते हैं ना बसों में, और उनके उल्टियां होना शुरू हो जाती है, उसके पीछे भी ये ऊंचाई है। हाँ, तो राजस्थान में सभी जगह ऊंचाई समान नहीं है, अतः पर्वत पठार मैदान है, इनको अपन भूआकृति कहते हैं। इनका निर्धारण कहां से किया जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई के, अतः इनको उच्चावच भी कह देते हैं, रिलीफ कह सकते हैं, यानी ऊंचावच है, यानी इसके नाम से भी इनको जाना। हमारे राजस्थान को समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर कितने उच्चावचों में विभाजित किया गया है? 5, कि 5 उच्चावच हैं, उनमें विभाजित। और इसके लिए हमारे यहां पर निर्धारण किया गया है कि सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे नीचा, सारे बिंदुओं को शामिल किया है। बताइए राजस्थान का समुद्र तल से उच्चतम बिंदु कौन सा है? बताओ कौन सा हो गया? गुरु शिखर। और राजस्थान का समुद्र तल से निम्न, जैसे उच्चतम बिंदु तो अपन ने लिखा है कि कौन सा आता है? गुरु शिखर। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। अब अगला एक क्वेश्चन ये भी आ गया, ये तलेक्षण विभाग हमारा कहां पर है? चेन्नई। ये समुद्र तल विभाग भी कहां पर है? जो ऊंचाई 1722 है, ये सिरोही से नहीं है, ये चेन्नई से ली गई है ऊंचाई। तलेक्षण विभाग हमारा कहां पर है? समुद्र तल से निम्नतम बिंदु कौन सी झील आती है? सांबर झील। ये समुद्र तल से इसकी गहराई यानी 0.6 मीटर से यानी 3 मीटर तक इसकी क्या है? गहराई। मतलब ये इस तरीके से लिया आता है, जैसे आपको हम बताएं कि ये जैसे एक भाग है, ये पूरा जैसे हमने भाग है, हमारे राजस्थान है, यानी इसमें हमने लिया। ये इस प्रकार का भाग। अब ये पूरा जैसे भाग है, यहां पर समुद्र तल है, ये समुद्र तल हो गया। ये इसके ऊपर वाला जो सतह होती है, इसको समुद्र तल कहा जाता है। और समुद्र तल से क्यों लेते हैं? इसके पीछे भी कारण है।
ये समुद्र तल हो गया, ऊपर वाली सतह, ये तली कहलाती है, इसको तो बॉटम कहते हैं, ये सी लेवल है। ये समुद्र तल जैसे होता है वो समतल होता है बिल्कुल। जैसे अपना खेत है, उसमें ऊंचे नीचे कई गड्ढे होते हैं, धरातल कभी समतल नहीं, लेकिन उसमें पूरे में पानी भर जाता तो बिल्कुल क्या लगता है, समतल। जैसे अपना कमरा है, इसमें तुम सारे बैठे हो, किसी का सिर ऊपर है, किसी का नीचे है, और मान लीजिए इसमें बाढ़ आ गई और सब पानी में डूब गए, सब क्या दिखेंगे, एकदम समतल। कोई मेरे जैसे का हो सकता है कि बीच में थोड़ा सिर, तो हाँ ये टापू है भाई, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, समतल। इसलिए समुद्र तल से ही ऊंचाई हमेशा कहां से ली जाती है, समुद्र तल है। या अब जैसे ये भाग है समुद्र तल से ये ऊंचा हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये समुद्र तल से क्या आ गया, फिर देखिए ये समुद्र तल से क्या हो रहा है, ऊपर। ये सारे जो भाग आप देख रहे हैं यानी समुद्र तल है, यानी इससे ऊपर के भाग। ये जैसे हमने लिख दिया जी कि कौन सा है, गुरु शिखर, जिसको हमने कितना मीटर लिखा है, 1722 मीटर। और यहां पर ये हमने लिख दिया कि ये कौन सी झील आती है, सांबरे झील। ये समुद्र तल से क्या है, नीचे। ऐसे उबड़ खाबड़, कई जगह पर्वत, कई जगह पठार, कई जगह मैदान, ये सारी चीजें आपको देखने को मिले। सब इसका मतलब ये जो ऊंचाई ली जाती है चेन्नई से, हमारा समुद्र तल विभाग, तलेक्षण विभाग, यानी जिसको हम कहते हैं समुद्र तल विभाग, कहां पर है, चेन्नई। अब तुम सोच रहे सर चेन्नई से ऊंचाई उतनी दूर से, इसका फित्ता कहां लगाया, वो लगाया है तो बीच में हमारे जैसे कोई पहुंचे नहीं कैंची लेकर के फिता काट, क्यों भारत में तो यही होता है। हाँ, जैसे पता चला कि टेलीफोन लाइन, पहले टेलीफोन की लाइनें हुआ करती थी, केबल बिछा करके जाते थे, तो पता चला कि दिन में बिछा करके रात में लोग निकाल के ले गए केबल को, खंबा ही उखाड़ के ले जाते थे, लेते रहे नहीं। और पता चला गांव में सोलर पैनल वाली जो क्या लगाई है, लाइटें लगाई है, तो कोई किसी का मौका लगा लाइट निकाल के ले गया, किसी का मौका लगा बैटरी निकाल के ले गया, कोई क्या। लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लोगों में समझदारी आ रही है ना। पहले यही था कि सरकार का मतलब क्या पता किसकी है, जो ले गया वो ले गया। अब लोगों में थोड़ी समझ में आ रही। रोडवेज की बसों में बैठते थे, सीट फाड़ देते थे, बड़ा स्वाद आता था, नाम लिख दिया करते थे उस। अब नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना, लोग करते रहे हैं लेकिन बहुत क्या हो गया, कम। इसका मतलब जागरूकता, समझदारी तो आ रही है ना। हर कहीं थूक दिया करते थे, अब सफाई में भी थोड़ा सा क्या आ रहा है, जागरूकता। तो ऐसे वो फिते से नहीं मापा जाता। आप देखते हैं अपना जैसे घर होता है, मकान अपन बनाते हैं, जब थड़ी रखते हैं दरवाजा, तो जो कारीगर होता है वो सड़क से, रास्ते से ऊपर रखता है कि नीचे रखता है। इसके लिए क्या करता है, उसकी एक पाइप होती है उसके पास, लेवल बोलते हैं उसको, लेवल पाइप, उसमें पानी डालता है और उसको बार बार ऐसे लगा करके देखता, हाँ ये यहां पर है, और फिर कहता था यहां थड़ी सड़क से 2 मीटर ऊपर है, या 1 फुट है, 2 हाथ 3 हाथ ऐसे ऊपर ले ले, लेवल होता है। जबकि सड़क होती है कहीं दूर, वो कोई वो पाइप बिछा के थोड़ी लाता है वहां पर, उसको उसी से आइडिया हो जाता है कि हाँ पर ये इतनी ऊंची। ऐसा ही एक यंत्र होता है, अगर आपने कभी भूगोल पढ़ी है, आजकल प्रैक्टिकल होते नहीं है एजुकेशन में, इतना फर्जीवाड़ा हो गया जिसकी कोई हद ही नहीं। फाइलें न तो तुम बनाना चाहते हो, बीएड बीएसटीसी भी करते हो, तुम सेटिंग करते हो सबसे पहले, कितने रुपए लेगा बोल, सौदा करते हो अगले से, शिक्षा का सौदा। तुम में से बीएड धारी भी हैं और बीएसटीसी धारी भी हैं, और सबसे पहले देख मैं आऊंगा नहीं, पैसे अभी बता दे कितने लेने वाला है, उससे कहलवा देते हैं, उससे कहलवा देते हैं। कितनी फीस होती है 2 साल की, कितनी होती है, 52 है ना, यही होती है। 27 मान लेते हैं, 28 मान, 30 मान लो एक बार तुम, है ना। 30 कितनी हो गई, 60। क्या 60,000 में हुई तुम्हारी, लाख एक दिए होंगे तुमने, नहीं जाने के अलग से क्या नियमित कितने लोग गए थे जिन्होंने पैसा दिया ही नहीं ऊपर, हाँ पैसा नहीं दिया, इतने ही हैं। और कितने लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया, आराम से कर लो, तो मैं वापस थोड़ी ले रहा हूं कोई, और न मैं वापस दिलाने वाला हूं, वही तो। इतने सारे लोगों ने क्या है कि पैसे दिए। बस यही एजुकेशन के साथ में हर जगह सौदा हो गया। वो खुद भी चाहते हैं तुम आओ नहीं, कई जगह तुम गए होंगे तो तुम्हें कहा होगा क्यों आ रहे हो यहां पर,
ऐसे भी है, हाँ तुम्हारा भी दोस्त नहीं, ऐसे भी आ क्यों रहे हो, वही बात है ना, दोनों तरह। और हो सकता है जहां तुम गए तो उनसे पता चला कि तुम बीएड करने जा रहे हो, पढ़ाने वाला आ रहा है वो खुद बीएड किया हुआ ही नहीं है, ऐसा भी मिल सकता है, सारी चीजें। तो ये एजुकेशन के साथ में सबसे बड़ा खिलवाड़ हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो उसमें जैसे प्रैक्टिकल में, या फिर कई बार सड़क पे काम चलता है तो वो टोपी लगा करके एक त्रिपाद स्टैंड लगा करके ऐसे गुणिया सा मिलाकर देखते रहते हैं, देखा कभी ऐसा सड़क पर? वो लेवल ही निकालते हैं या फिर कोण निकालते हैं कि सड़क को किस तरफ झुकाना होता है। ऐसे त्रिपाद स्टैंड होता है स्कूलों में कॉलेजों में जब करवाते हैं, तो उस पर एक पानी का बुलबुला साक होता है जिसको स्प्रिट लेवल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस पे? उससे केवल लेवल निकाला जाता है, मतलब समतल है कि नहीं है टेबल। ऐसे ही एक यंत्र आता है डंपी लेवल। उस डंपी लेवल से क्या किया आता है कि अगर इसको मैं यहां पर रखूंगा तो वो अपनी सही लोकेशन स्थिति में आ जाएगा और वो बता देगा कि मैं चेन्नई से इतनी ऊंचाई पे हूं, 200 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर। ये चेन्नई का मतलब जीरो है, लेवल बराबर है, पानी स्थल और जल दोनों आपस में इस प्रकार से क्या है, मिले हुए हैं, जैसे यहां पर है मिले हुए। तो वो उस डंपी लेवल के माध्यम से अपन क्या है, यही ऊंचाई है उसका निर्धारण कर लेते हैं। तो हमारे राजस्थान को कितने ऊंचावचों में विभाजित किया गया है, यानी 5 ऊंचावच हैं इसमें, यानी निर्धारित। और हमारे भारत का समुद्र तल विभाग कहां पर है, जिसको तलेक्षण विभाग कहा जाता है, वो कहां पर आता है, चेन्नई। हाँ कि पहले मुंबई मानते थे, अब नहीं, तलेक्षण विभाग हम हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये मुंबई तो उस समय क्या है कि अंग्रेजों ने नई नई ट्रेन चलाई थी, अंग्रेज थे ना उन्होंने, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार मानते थे, टाइम भी अपनी सुविधा के अनुसार ही करते थे, सारा सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग करते। अब हमें तो पूरे देश का संचालन करना है ना, दक्षिणी बिंदु चेन्नई है, उसी से अपन क्या है पूरा चीज ले रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको यानी ये शब्द लिखना होगा, यानी भूआकृति लिख करके लिखिए, भूआकृति। भूआकृति में लिखो पर्वत, पठार और मैदान को, पर्वते, पठार और मैदान को भूआकृति कहते हैं। पर्वत, पठार, मैदान को भूआकृति कहते हैं। इनका निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर ही, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया आता है। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर ही किया जाता है। अतः इन्हें उच्चावच भी कहते हैं। उच्चावच भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, ये 1722 मीटर ऊंचाई कहां से, चेन्नई। तो नोट लगा करके ये एक लाइन लिख लीजिए यहां पे, भारत का तलेक्षण विभाग, भारत का तलेक्षण विभाग चेन्नई में। अब बताओ राजस्थान का समुद्र तल से उच्चतम बिंदु कौन सा है, गुरु शिखर, और निम्नतम बिंदु सांबर। अब इसके बीच में मतलब राजस्थान कितनी कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये देखना होगा, कौन सा जिला कितनी, ये क्षेत्रफल नहीं होगा कि कितना प्रतिशत भाग 300 मीटर से अधिक ऊंचा है, कितना 600 मीटर से अधिक, कितना 900 मीटर से अधिक ऊंचा है। राजस्थान में अधिकतम इससे ऊंचा तो कोई भाग ही नहीं है।
है क्या? हाँ, तो राजस्थान का समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो गया? गुरु। और समुद्र तल से निम्नतम बिंदु साम। इन दोनों को आधार बनाते हुए राजस्थान को समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर कितने ऊंचाऊ में विभाजित किया गया है? यानी 5 ऊंचा। तो एक लाइन लिखिए, राजस्थान का समुद्र तल से, राजस्थान का समुद्र तल से उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। उच्चतम बिंदु गुरु शिखरे है। हाँ, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी? 1722 समुद्र तल से होती है, धरातल से नहीं होती है ना। उच्चतम बिंदु गुरु शिखर। और समुद्र तल से निम्नतम बिंदु सांबर झील है। हाँ, निम्नतम बिंदु कौन सा हो गया? सांबर। अब इन दोनों को आधार बनाते हुए बताइए राजस्थान को कितने ऊंचाऊ में विभाजित किया गया है? हाँ, तो लिखो, इन दोनों को आधार बनाते हुए इन दोनों को आधार बनाते हुए संपूर्ण राजस्थान को संपूर्ण राजस्थान को 5 ऊंचावचों में 5 ऊंचावचों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण राजस्थान को 5 ऊंचावचों में विभाजित किया गया। अब वो 5 ऊंचावच अपन देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि पर्वत पठार किसे कहते हैं, किस प्रकार मृदा। ये ध्यान रखना दोनों, ये कि ये उच्चतम बिंदु है और ये कौन सा हो गया? निम्नतम, है ना। ये अब इसके बीच में ये भी भाग आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब सब आएंगे। और पूरे को हम ऊंचाई को मानेंगे 100%। समुद्र तल से कितना मान लेंगे? यानी 100% मान लेंगे। और उसका पूरा कौन कौन सा कितने प्रतिशत की ऊंचाई बना लो चाहे तुम, यही है ना, कौन सा कितनी ऊंचाई। हाँ, ये बना लो चाहे, इससे ज्यादा ठीक ये रहेगा तुम्हारा। जैसे समुद्र तल भी ध्यान रहेगा, कोई ऊंचा भाग भी आ जाता है, चलते ही कोई भाग किस प्रकार का आता है? नीचा है, यानी ये भी आ जाता है। जैसे ये अपन ने लिखा है, ये यहां पर आप देख रहे हैं कि ये भाग आ गया। ये फिर पूरा जैसे ऊंचा भाग इस समुद्र तल से क्या है? यानी ऊंचा भाग। और ये समुद्र तल से कौन सा भाग आ गया? निम्नतम भाग भी आ गया। तो ये चेन्नई है, यानी यहां से हमारे क्या है? यानी समुद्र तल है, यानी इसकी अपन क्या लेते हैं? यानी ऊंचाई है, यानी उसका निर्धारण किया जाता है। हाँ, ये 1722 मीटर, मतलब समुद्र तल से उच्चतम बिंदु। और इसकी जैसे समुद्र तल से निम्नतम बिंदु, यह इसकी गहराई है समुद्र तल से 0.6 मीटर से, यानी 3 मीटर, कई जगह 2 मीटर, कई जगह 3 मीटर, है ना। ले अधिकतम 3 मीटर तक इसकी, मतलब इससे ये इतना नीचे आ जाता है। ये समुद्र तल से कौन सा बिंदु आ जाता है? ये निम्नतम बिंदु।
तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर राजस्थान को कितने ऊंचाऊ में विभाजित किया गया है? 5। 5 कौन कौन से हैं? तो अब जैसे पर्वत शिखर, पर्वत श्रृंखला, उच्च भूमि और मैदान, इसके साथ में ही निम्न भूमि है। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, यानी उच्चावच हैं, यानी इनको शामिल किया जाता है। सबका ऊंचाई है वो अलग अलग है हर प्रदेश की। ट्रेन वाला आपको मैंने बताया कि किस प्रकार का जो क्षेत्र, यानी क्यों ट्रेनों पे लिखी जाती है समुद्र तल से ऊंचाई उसके। दूसरा, ट्रेन पे आप देखना कि स्टेशनों पे आज भी साइनिंग बोर्ड होते हैं, पीले कलर में होते हैं। पहले बस स्टैंडों पे तो काले से सफेद रंग लिखा हुआ होता था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नहीं बदलता है, हमेशा कौन सा रंग होता है? पीला कलर फैलता नहीं है, साफ दिखता उसके ऊपर। जो भी चीज लिखी हुई होती है ना, वो साफ सुथरी क्या है, यानी वहां पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये 5 उच्चावच बाकी अपन कल करेंगे। ठीक है, क्या चीज?